हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो देखिए आज का टॉपिक है एनबीएफसी। ये वीडियो थोड़ा सा 8 से 10 मिनट का होने वाला है, इसीलिए आप धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड लगभग यूपीएससी हर 1 से 2 साल में प्रीलिम्स का ऑप्शन सेट करता ही करता है। अगर थोड़ा भी लेफ्ट राइट आपके दिमाग में चलेगा तो आप इसके ट्रैप में जरूर फंस जाइएगा। तो सुनिए एनबीएफसी क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, एक लाइन में याद रखिएगा कि वे कंपनियां जो सामान्यतः बैंकिंग कार्य नहीं करती, नॉन बैंकिंग है, ठीक है, सामान्यतः बैंकिंग कार्य नहीं करती परंतु वित्तीय सुविधा प्रदान करती है। वित्तीय सुविधा यानी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, बट बैंकिंग कार्य सामान्यतः नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या हुआ, क्यों हुआ, तो वो सुनिए। आप एक एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जो पहाड़ी इलाकों में है, जहां पर बैंक को स्थापित करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट इतना ज़्यादा लग जाएगा, तो उस हिसाब से उसको मतलब बैंक को प्रॉफिट नहीं होगा। तो बैंक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करता। तो क्या यह न्याय संगत, तर्क संगत और समावेशी विकास की अवधारणा के तहत सही होगा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति के पास बैंकिंग सुविधा उपलब्ध ना हो? तो बिल्कुल नहीं। इसी समस्या को दूर करने के लिए एनबीएफसी की स्थापना की गई, जो कि इसका फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, ठीक है। तो ये एक कंपनी है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन में भी है वे कंपनियां जो सामान्यतः बैंकिंग कार्य नहीं करती बट वित्तीय सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए ये कार्य जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत करता है, ठीक है। ध्यान रहे कंपनी अधिनियम 2013 आपको ट्रैप में फंसाने के लिए देगा आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1949, ठीक है। तो ट्रैप में यूपीएससी ट्रैप में नहीं फंसिएगा। ये है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कार्य करता है, ठीक है। अगली बात, इसमें कुछ कंपनी शामिल नहीं हो सकता है। कौन कौन कंपनी इसमें शामिल नहीं हो सकता है, तो ध्यान रहे जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड कार्य करेगा, ठीक है, वो एनबीएफसी में शामिल नहीं हो सकता। जो उद्योग और वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कार्य करेगा वो कंपनी एनबीएफसी के तहत शामिल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगली बात देखिए कि आप कहेंगे कि सर ये जब एनबीएफसी बैंकिंग कार्य करता ही नहीं है तो इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो सुनिए एनबीएफसी एक मीडिएटर का काम करता है, जो एक हाथ से शेड्यूल बैंक से लोन लिया, ठीक, और फिर दूसरे हाथ से उन वंचित वर्गों के पास लोन यानी वित्तीय समावेशन को पहुंचा दिया। यानी एनबीएफसी एक मीडिएटर है जो एक साइड से शेड्यूल बैंक से पैसा लिया कर्ज के रूप में, अब उन कर्ज को एनबीएफसी स्वयं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वंचित वर्ग तक पैसे को पहुंचाने का कार्य करता है। वही यहाँ पे देखिए दिया है, शेड्यूल बैंक से लोन लिया एनबीएफसी, अब वित्तीय सुविधा को प्रदान करने के लिए वंचित वर्ग तक पहुंचाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट में कुछ बातें बताने वाला हूँ, इसको नोट डाउन तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा आप समझ लीजिए कि अगर एनबीएफसी से ऑप्शन सेट किया यूपीएससी और क्वेश्चन पूछा आप गलत कर ही बैठेंगे, ये बात आप श्योर। देखिए आप मान लीजिए किसी ऐसे कंडीशन में कि बैंक दिवालिया हो जाता है, ठीक है, और आपका पैसा बैंक में है, तो फिर आपका पैसे का क्या होगा? तो आरबीआई इस कंडीशन को झेलने के लिए एक समझ लीजिए कि गारंटी देती है। वो ये गारंटी कि अगर बैंक दिवालिया होता है तो आपको 5 लाख रुपए तक की गारंटी बीमा प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ये एनबीएफसी में लागू नहीं होता है। यानी देख लीजिए कि बैंक जमाओं पर आरबीआई की गारंटी होती है, यानी बैंक जमाओं में, ये तो नॉन बैंक है ना, तो बैंक जमाओं में आरबीआई की गारंटी होती है, बट एनबीएफसी में
ये गारंटी जो 5 लाख रुपए तक का बीमा आरबीआई गारंटी देता है वो एनबीएफसी में नहीं देती है, आरबीआई गारंटी नहीं देता। ठीक है, अगली बात देखिए कि एनबीएफसी जमा बीमा योजना सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करता है, जमा बीमा योजना प्रोवाइड नहीं करता। अब देखिए कि जमा डिपॉजिट 2 टाइप का होता है, आपको पता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट सामान्यतः स्वीकार नहीं करता, केवल टाइम डिपॉजिट स्वीकार करता है। ध्यान रहे, ये डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करता है, केवल टाइम डिपॉजिट स्वीकार करता है। अगली बात ये ध्यान में रखिएगा कि एनबीएफसी अपने नाम का चेक भी जारी नहीं करता है, अपने नाम का चेक जारी नहीं करता है। अगली बात याद रखिएगा कि एनबीएफसी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो भी नहीं रखता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि सभी एनबीएफसी, ध्यान से सेंटेंस को सुनिएगा, सभी एनबीएफसी को रेगुलेट आरबीआई नहीं करता। तो सभी को नहीं करता तो कुछ को तो करता है। तो कुछ एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, अब कौन एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होगा, तो ध्यान रहे कि जो भी एनबीएफसी, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार करता है, ठीक है, यानी सभी एनबीएफसी नहीं करता है, जो डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार करता है उसे आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब डिमांड डिपॉजिट भी कितने तक का, इसमें भी कैप लगा हुआ है। तो डिमांड डिपॉजिट अगर कोई कंपनी एनबीएफसी स्वीकार भी करती है तो वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ही डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात ध्यान रहे कि एनबीएफसी सामान्यतः क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता, बट ये एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकता है, किंतु उसके लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बहुत गौर से सुनिएगा, वेरी कंसेप्चुअल है, वेरी समझ लीजिए आप, कंफ्यूजिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप नोट डाउन करते रहिएगा। क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है बट आरबीआई से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। विदाउट आरबीआई से लाइसेंस लिए कोई भी एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड को जारी नहीं कर सकता। तो अब आपके दिमाग में चलेगा कि आरबीआई लाइसेंस किस आधार पर देता है। तो आरबीआई जो लाइसेंस देता है उसका आधार ये है कि नेट एसेट एनबीएफसी के पास कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। नेट एसेट देख लीजिए, नेट एसेट 100 करोड़ होना चाहिए, तब आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है एनबीएफसी को कि आप अब क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एनबीएफसी का मुख्य कार्य है फाइनेंस सुविधा प्रोवाइड करना, बैंकिंग कार्य नहीं है। याद रखिएगा, केवल फाइनेंसिंग इसका कार्य है, बैंकिंग कार्य नहीं है। ठीक है, और एनबीएफसी भुगतान एवं निपटान प्रणाली में मतलब हिस्सा नहीं लेता है, यानी भुगतान एवं निपटान प्रणाली का हिस्सा एनबीएफसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखने के लिए है कि एनबीएफसी किन किन क्षेत्र में निवेश कर सकती है। निवेश, वित्तीय सुविधा नहीं, निवेश। तो याद रखिएगा, ये जीसेट में भी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी निवेश कर सकता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी निवेश कर सकता है, और म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकता है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब इतना समझने के बाद आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट बिंदु के लिए आप तैयार रहिए। चलिए, तो अब देखिए एनबीएफसी 2 टाइप का होता है, एक एनबीएफसी डिपॉजिट, दूसरा एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट। तो डिपॉजिट नाम से ही आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि ये जनता से जमा स्वीकार करती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सहारा है, और एक दूसरे साइड नॉन डिपॉजिट यानी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, ये जनता से जमा स्वीकार नहीं करती। एग्जाम्पल सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं आता है इसके अंतर्गत। जैसे आप एग्जाम्पल लेना हो तो आप बजाज कंपनी ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, इस साइड देखिएगा कि जो एनबीएफसी जनता से जमा स्वीकार करती है उसका रेगुलेशन आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल लेना हो तो आप सहारा कंपनी आपको पता होगा, तो एक एग्जाम्पल इसका याद रख लीजिएगा। एक
बेहद इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनबीएफसी जो है एक शैडो बैंक तरीके से, मतलब शैडो बैंक की तरह कार्य करता है। यानी ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट बैंक नहीं है, लेकिन बैंकिंग सुविधा तो प्रदान करती है। ठीक है, कुछ कंडीशन में ये जमा भी स्वीकार कर लेता है और कुछ कंडीशन में, मतलब उधार देना तो इसका काम ही है, कुछ कंडीशन में जमा भी स्वीकार करता है और उधार भी देता है। कुछ क्रेडिट कार्ड भी जारी कर सकता है, बट इसके लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो इतना पूरा समझ गए होंगे। अब यदि एनबीएफसी से रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया या फिर जिस भी एग्जाम में एनबीएफसी का टॉपिक होगा, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे एक भी ऑप्शन बाहर नहीं होगा। तो चलिए, इसके लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। यदि यूपीएससी हिंदी माध्यम में आप यह चाहते हैं कि विदाउट कोचिंग माफिया के ट्रैप में फंसे, यूपीएससी को एक मूर्त रूप देना पसंद करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं।